दोस्तों ये मैरी शैली की नोवेल फ्रैंकेनस्टीन का पार्ट 3 है, जिसकी 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिए। शुरू करते हैं। मैंने क्या बनाना चाहा और ये क्या बन गया? ये तो मॉन्स्टर बन गया। मैं उस रूम से ही भाग गया, सोने की कोशिशें करने लगा, लेकिन मुझे बुरे बुरे मौत के, कब्रों के सपने आने लगे। फिर मैं उठ गया और वापस उस मॉन्स्टर को देखने गया, लेकिन वो बहुत ही डरावना था। उसकी मौजूदगी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपना घर ही छोड़ दिया, पूरी रात बाहर गुजारी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं अपने अपार्टमेंट में वापस जाऊँ। फिर मैं भटकता भटकता पहुंचा अपने दोस्त हेनरी के पास, जो कि जर्मनी आया हुआ था पढ़ाई करने के लिए। फिर मैं एक बार फिर चेक करने गया उसके साथ में अपने अपार्टमेंट में कि क्या वो मॉन्स्टर अभी भी मेरे अपार्टमेंट में है या नहीं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि वो वहाँ पर नहीं था, वो कहीं चला गया था। मैंने अपने दोस्त हेनरी को ऊपर बुलवाया। हेनरी जर्मनी पढ़ाई करने आया था, मैंने बताया था। वो ऊपर आया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बहुत बुरी हुई कि मैं अपार्टमेंट में पहुँचते ही बीमार पड़ गया, और महीनों तक वहाँ पर मैं बीमार रहा। महीनों तक मुझे पता नहीं मेरी क्रिएशन कहाँ गई। मैं बीमार पड़ा रहा और हेनरी ने उस वक्त मेरी सेवा की। किसी को भी नहीं बताया उसने कि मैं बीमार हूँ। जब मैं ठीक हुआ तो हेनरी ने मुझसे कहा कि कम से कम अपनी फैमिली, अपने फादर को एक लेटर तो लिख सकते हो, और मुझे एलिजाबेथ का लिखा हुआ एक लेटर दिया। मैंने वो लेटर पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद मैंने हेनरी को अपने प्रोफेसर से मिलवाया, जिन प्रोफेसर से मैंने जर्मनी आकर दोस्ती की थी। वो लोग मेरी तारीफ़ें करने लगे कि ये बड़ा जीनियस लड़का है, ऐसा करके। तो उन्हें सुनकर मैं परेशान सा हो गया। मैंने फैसला किया कि कुछ टाइम के लिए नेचुरल फिलोसफी वगैरह छोड़ूंगा और जाकर मिडल ईस्ट की लैंग्वेजेस सीखूंगा हेनरी के साथ। मेरा सेमेस्टर ख़त्म होते होते मैं हेनरी के साथ जिनेवा वापस जाने का वेट करने लगा। हमने सोचा कि एक बार जर्मनी घूम ली जाए। जर्मनी को ढंग से घूमा क्योंकि हम जा रहे थे, तो हम निकल गए दौरा करने के लिए जर्मनी का, नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व करने के लिए, जिसे देखकर मेरे अंदर एक जोश सा भर गया। पूरा जर्मनी घूमकर जब हम लोग वापस लौट रहे थे दोनों जने, तो मेरे फादर का एक लेटर मुझे मिला जो बड़ा शॉकिंग था। इसमें लिखा था कि मेरा सबसे छोटा भाई विलियम, वो घर का सबसे चहेता था, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये न्यूज़ सुनते ही मेरे तो मानो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। शॉक हो गया मैं। हम दोनों इमीडिएटली घर की तरफ निकले, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही टाउन के गेट्स बंद हो गए। मैं उस जगह पर गया जहां पर मेरे भाई का मर्डर हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी किससे दुश्मनी थी, उसका मर्डर कौन कर सकता है। उस जगह को अच्छे से देखने के बाद में रास्ते में लौटते वक्त मैंने एक लाइट सी चमकती हुई देखी। जहाँ मेरे भाई की डेथ हुई थी वहीं पर मैंने कोई अजीब सी बॉडी की शेप देखी। देखने में कोई मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी ये बात समझने में कि ये वही मॉन्स्टर है जिसको मैंने बनाया था, और इसी ने मेरे भाई को मारा है। मेरे भाई की डेथ के लिए मैं इस मॉन्स्टर को नहीं बल्कि खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा था कि अगर मैंने इसको ना बनाया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा तो घर की नौकरानी जस्टिन, उस पर शक कर लिया गया था कि उसने मेरे भाई का मर्डर किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों घर में कुछ भी होता है तो घर के नौकरों पर सबसे पहले शक जाता है। कहा जा रहा था कि नौकरानी की जेब से पुलिस को एक पोर्ट्रेट मिला था, जो मरने से पहले विलियम वो पोर्ट्रेट बना रहा था। वो पोर्ट्रेट उसकी माँ का था। मुझे ये सारी नौटंकी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में अपने घर वालों से कहा कि जस्टिन ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि मैं बता नहीं सकता था अपनी स्टोरी। ये लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन मैं इतना तो श्योर था कि मर्डर जस्टिन ने नहीं किया, मर्डर उस मॉन्स्टर ने किया है। बल्कि मैंने तो कहा कि मैं अपने भाई का मर्डर खुद हूँ। मेरा दिल कह रहा था कि कन्फेस कर लूँ, लेकिन कैसे? यहाँ बैठे सारे लोग मेरी बात को नॉनसेंस समझेंगे, मानेंगे नहीं, पागल समझेंगे। और जब जस्टिन का ट्रायल हुआ उस दिन लगभग वो बच ही गई थी, लेकिन ये साबित नहीं कर सकी कि वो पॉकेट में पोर्ट्रेट कहाँ से आया उसकी जेब में। उसको मौत की सज़ा हो गई। मैंने जाकर कोर्ट के एक मेंबर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बोला कि जस्टिन ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। इसके बाद मैं एलिजाबेथ के साथ जेल में गया जस्टिन से मिलने के लिए, उस नौकरानी से मिलने के लिए। पूछा तुमने जब क्राइम किया ही नहीं तो तुमने कन्फेस क्यों किया? वो बोली मुझ पर प्रेशर बनाया गया। इस जेल के जेलर्स ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं कन्फेस कर लूँ। मुझे उन लोगों के सामने घुटने टेकने पड़े। अब मैं जीना भी नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। अगले दिन जस्टिन को लटका दिया गया, और मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब मैं इनडायरेक्टली 2 मौतों का जिम्मेदार हो गया, एक तो खुद के भाई का और एक इस नौकरानी का, जस्टिन का। बड़ा बुरा लग रहा था ये देखकर कि मैंने क्या बनाना चाहा और ये क्या बन गया। मेरे इंटेंशंस कम से कम इतने बुरे तो नहीं थे। मैंने इन सब बुरी चीज़ों को भुलाकर अपनी फैमिली के साथ वैकेशंस पर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे दिमाग में बुरे बुरे सुसाइड के ख्याल आ रहे थे, और एक बार के लिए तो ये भी आया कि चलकर उस मॉन्स्टर से बदला लिया जाए। एक दिन तो एलिजाबेथ ने भी मुझसे कह ही दिया
कि अब मैं इस दुनिया को पहले जैसा नहीं देखती, क्योंकि किस तरह से मासूम बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है यहाँ पर। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं फ्रांस की ट्रिप पर निकल गया कुछ टाइम सुकून की तलाश में। और वाकई इस ट्रिप के दौरान मुझे कुछ सुकून भी मिला। मुझे बहुत सारे नज़ारे दिखे, लगा जैसे ये ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा टाइम मैं बहुत समय बाद गुजार रहा हूँ। लेकिन ये अच्छा टाइम ज़्यादा समय के लिए नहीं था। ऐसा क्या हुआ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।